Is it started? Okay, fine. Now the important thing is in this particular chapter, assignment problems and sequencing. The length of question, the solution is quite lengthy. But the thing is, if you understand the logic behind it, उसके पीछे का अगर logic एक बार समझ में आ जाए, तो question solve करना काफी easy है. ठीक है. अब सबसे पहले हम चैप्टर के नाम जो है उसका मतलब समझ लेते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड सीक्वेंसिंग. Let's just consider in any organization, there are 5 machines and 5 workers. ठीक है. वर्कर्स है W1, W2, W3, W4. Is it visible to you? Yes sir, थोड़ा कम ही है पर दिसता है. लाइट चली गई यार. Okay, try to pay attention as much as possible. There are 5 workers and 5 machines. That means M1, M2, M3, M4, M5. ठीक है. हमारे पास काम करना they have given you assignment, या फिर आपको लगा है कि आपको इस हिसाब से काम करना है कि कॉस्ट मिनिमाइज हो एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो. ठीक है. अब ऐसा समझो, वर्कर 1 जो है, फर्स्ट वर्कर जो है, उसको मशीन 4 पे काम करने की आदत है. समझो एक ड्रिलिंग मशीन है. सर आता काही नाही दिसत आहे. आणि तुम्ही बोलले ते सगळं कट झालं. Now is it audible to you? हा थोडा कट. हा आता आला. आला. यार लाइट ऐसे नहीं यार. बाहेर उभं राहून काय करू? बाहेर उभं राहून शिकू. हा. लाइट गेली काय? ट्रिप झाले काय ना. लाइट गई है, लाइट ही गई है. क्या करे अभी? कैसे हो बच्चों? बाकी सब ठीक हो ना? एवरीथिंग इज गुड? यस सर, ऑल गुड. वैसे सुबह से मुझे लग रहा था लेक्चर नहीं लेना है, बट सोचा कि एक्स्ट्रा लेक्चर रख रहे तो सिखा देते हैं. नोट्स बनाता बैठा 1 घंटे से और एकदम टाइम पे लाइट चली गई. व्हाट इज दिस बिहेवियर लाइट? चलो कोई बात नहीं. जस्ट नशीब चांगलं का वाईट काय म्हणावं आता. सर ते YouTube तर बघा तुम्हाला कसं वाटतं. युट्यूबचं काय म्हणतोय मंदार? ते टीम्स वर तुम्ही ती लिंक टाकली आहे ना YouTube ची, ती कोणत्या आपली रेकॉर्डिंग, ती आपली रेकॉर्डिंग वाली जे मी रेकॉर्ड केलंय ना, ते मी अच्छा. युट्यूबला अपलोड करून टाकलं. म्हणजे इथून 20 days मध्ये एक्सपायर जरी झालं तरी युट्यूब वर तुम्हाला ते रिफर करता येईल. ओके सर. त्यासाठी. अरे नसीब बहुत अच्छा है हमारा, हमारे यहाँ की लाइट आ गई है. देखो सर, अच्छा है आपका नसीब. और आपका? मेरा तो पुटेला ही है. Okay, then recording is going on, so please make sure that you people are going to behave yourself. Yes, yes, verbally. एकदम. Yes, it's connected. Very good, very well. Congratulations. Let's start with the topic again. Just a minute. Fine. Okay, as we were discussing, 5 machines and 5 workers, right? Let me just see whether it is still logged into the laptop or not. Okay, call drop हो गया यहाँ से.
Mandar and acha, he is not there. What is his name? Parth. Parth is not there. नो गया वो. Fine, let it be. Okay, as I said, there are 5 workers, 5 machines, and I was telling you that first worker is good in working at machine 4. Worker 2 is good at working at machine 1. ठीक है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. और ये कॉम्बिनेशन ढूंढना कि पहला वर्कर 4th मशीन पे काम करेगा, सेकंड वर्कर 1st मशीन पे काम करेगा, 5th वर्कर इस कौन सी मशीन पे काम करेगा, ये कॉम्बिनेशन फाइंड करना इज नथिंग बट असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड सीक्वेंसिंग. सीक्वेंस मतलब हम सीक्वेंस लगा रहे हैं. वर्कर 1 के साथ 4th मशीन, ये सीक्वेंस हो गया. वर्कर 2nd के साथ 1st मशीन, ये सीक्वेंस हो गया. दैट इज द मीनिंग ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग. बट जितना इजी उसका मतलब है उतना इजी वो फाइंड करना नहीं होता है. तो इसके लिए प्लीज पे अटेंशन. अगर आई एम टेलिंग यू पीपल, प्लीज बी केयरफुल व्हाइल पेइंग अटेंशन टू दिस. अब सबसे पहले असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड सीक्वेंस जो मैंने अभी बताया उसका मतलब वही आपको इंग्लिश में थोड़ा हायर लेवल लैंग्वेज में बताया गया. allocation of various resources to the different activities. Resources is nothing but workers or jobs or product, and different activities मतलब machines, different machines on different machines or different companies or different vehicles, that is called as activities. हमेशा याद रखो इसमें 1-to-1 असाइनमेंट होती है. मतलब अगर 5 मशीन्स हैं तो 5 वर्कर्स होंगे वहां पे 1-to-1. कभी ऐसा होगा नहीं कि वर्कर 1 2 मशीन पे काम करेगा. अगर आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो 1-to-1 मतलब अगर 5 मशीन है तो 5 वर्कर्स ही वहां पे होने वाले. यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है 1-to-1 बेसिस. दैट इज अलोकेशन मतलब गिविंग. अलोकेशन मतलब किसी को असाइन कर रहे हो आपका रिसोर्सेज को, एक्टिविटीज को. रिसोर्सेज मतलब क्या, वर्कर्स या फिर रॉ मटेरियल. एंड एक्टिविटीज मतलब क्या, मशीन्स. बराबर है कि नहीं, या फिर कंपनीज. बराबर है कि नहीं. तो वर्कर्स को मशीन पे 1-to-1 असाइन करना इज कॉल्ड एज असाइनमेंट प्रॉब्लम. ठीक है, जिसको मैंने बोला यहाँ पे एग्जांपल दिया है 5 वर्कर्स वर्किंग ऑन 5 डिफरेंट मशीन्स. हर वर्कर को 5 अलग अलग मशीन दिए, एक एक अलग अलग मशीन मिलेगा. सो दैट इज नथिंग बट द एलोकेशन ऑफ द वर्कर्स टू डिफरेंट मशीन्स. अब ऑब्जेक्टिव इसके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हमने कल 6.1 में देखा था कि अगर आपको मैक्सिमाइज बोला जाए तो वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और मिनिमाइज बोला जाए तो वो कॉस्ट होता है. अब थोड़ा एडवांस में जा रहे हैं हम. ऑब्जेक्टिव 2 है हमारे पास, एक मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन. मिनिमाइजेशन में कॉस्ट तो आता ही है जो कल हमने देखा था, प्लस अभी टाइम भी आएगा एंड डिस्टेंस भी आएगा. मतलब टाइम कम से कम लगना चाहिए वो प्रोडक्ट बनने के लिए. ठीक है, जहां से हम वो प्रोडक्ट भेज रहे कहीं पे तो उसका डिस्टेंस भी मिनिमम होना चाहिए. तो ये 3 पैरामीटर्स अगर दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा कॉस्ट या फिर टाइम या डिस्टेंस, तो उस टाइम पे समझ जाना कि आपको मिनिमाइजेशन करना है. अगर एग्जांपल में आपको बोला जाए ऑप्टिमाइज प्रॉफिट, ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन, ऑप्टिमाइज सेल्स, ऑप्टिमाइज रिवेन्यू, तो ऑप्टिमाइज मतलब 2 ऑप्शन है, एक तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज. तो उसमें से कौन सा यूज करोगे. हमें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए होता है, कम चाहिए होता है. प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए या कम चाहिए. सेल्स ज्यादा चाहिए या कम चाहिए. रिवेन्यू मतलब पैसा ज्यादा चाहिए या कम चाहिए. क्या चाहिए होता है, ज्यादा या कम. ज्यादा. ऑब्वियसली. तो इसके लिए उस टाइम पे हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइजेशन. कॉस्ट, टाइम, डिस्टेंस हमें ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, कम चाहिए होता है, उस टाइम पे हम मिनिमाइजेशन करें. मैंने आपको पहले बोला था ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक तो मैक्सिमम या मिनिमम. तो हमें डिसाइड करना है कि हमें मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस पर डिपेंड करेगा आपको कि आप उसको मैक्सिमाइज करोगे या मिनिमाइज करोगे. इज इट क्लियर एवरीवन. ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाए, आ गए मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज के. यस सर. हाँ सर. ओके. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ हम मिनिमाइजेशन के लिए ही सॉल्व कर सकते हैं. ओनली मिनिमाइजेशन कैन बी डन बाय यूजिंग द मेथड. मैक्सिमाइजेशन नहीं कर सकते. तो अभी के लिए मैक्सिमाइजेशन साइड में रखो. मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने वो बाद में देखते हैं. अभी मिनिमाइजेशन के पीछे लगो. मिनिमाइजेशन के लिए एक ही मेथड है, दैट इज द हंगेरियन मेथड. हंगेरियन एक मैथमेटिशियन था, उन्होंने मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस मेथड का इन्वेंशन किया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हंगेरियन मेथड. उसमें सबसे पहली स्टेप है रो मिनिमाइजेशन. अब बिल्कुल मुझे पूछो मत सर रो मिनिमाइजेशन क्या होता है, कॉलम मिनिमाइजेशन, क्योंकि मैं बताऊंगा भी फिर भी आपको समझेगा नहीं. थियरी के पीछे जाओ ही मत, सिर्फ ध्यान रखो कितने स्टेप से क्या करना है. जब एग्जांपल सॉल्व करूंगा तो रो मिनिमाइजेशन क्या होता है डिटेल में बताता हूँ, कॉलम मिनिमाइजेशन क्या होता है डिटेल में बताता हूँ, व्हाट इज दिस ये भी डिटेल में बताओ. डू नॉट वरी अबाउट इट.
ठीक है, अभी जस्ट स्टेप समझ लो। हंगरी में हमें पहले क्या करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मेथड फॉलो करने के लिए द असाइनमेंट शुड बी बैलेंस्ड, क्योंकि आगे आपको कहीं पे तो एक अनबैलेंस्ड नाम का वर्ड है, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट। तो ये बैलेंस्ड असाइनमेंट होनी चाहिए। दैट मीन्स आपको दो पैरामीटर्स दिए जाते हैं, एक रिसोर्सेस एक एक्टिविटी। मैंने बोला था रिसोर्स को एक्टिविटी के लिए असाइन करना है, वो दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। दैट मीन्स नंबर ऑफ रिसोर्सेस should equal to number of activities। अगर ए सेम होगा तो उसका कौन सा प्रॉब्लम कहा जाता है, बैलेंस्ड प्रॉब्लम कहा जाता है। तो आप जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करोगे, सबसे पहले चेक करोगे मिनिमाइज करना है मैक्सिमाइज करना है। अगर मिनिमाइज करना है तो उसमें चेक करोगे बैलेंस है कि नहीं, मतलब नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड नंबर ऑफ एक्टिविटीज सेम है कि नहीं। अगर वो सेम आ गए तो उसके बाद यू विल स्टार्ट विद रो मिनिमाइजेशन। वो क्या होता है वो एग्जांपल में बताऊंगा। आफ्टर दैट कॉलम मिनिमाइजेशन, दैट आई विल एक्सप्लेन द एग्जांपल। अब ये दोनों करने के बाद, ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद थर्ड स्टेप है टेस्ट फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए चेक करना, बट कैसे, बाय ड्राइंग अ मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टू कवर ऑल जीरोस। अब जब आप ये रो एंड कॉलम कर रहे हो, अब आप बोलोगे सर रो एंड कॉलम कहां से आ गए। ये क्वेश्चन में आपको टेबल्स दिए जाते हैं, ऐसा ये ऐसे टेबल दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन है, ये रो है आपके पास, क्वेश्चन ही इस फॉर्मेट में होता है, और ये कॉलम्स है। तो आप जब रो ऑप्टिमाइजेशन या कॉलम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं, मैंने एक ब्लैंक रखा है जानबूझ के आपको स्टेप्स बताने के लिए, कहीं ना कहीं पे जीरो आते हैं, और इन जीरो सॉरी, एंड इन जीरोस को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस निकालेंगे। उसके बाद अगर नंबर ऑफ लाइंस साइज ऑफ मैट्रिक्स को इक्वल आ गया, अब आप बोलोगे सर नंबर ऑफ लाइंस मतलब, अगर ये समझो, लेट्स जस्ट कंसीडर यहाँ पे चार चार जीरो, यहाँ पे चार लाइन निकाल रहे हो, चार लाइनें निकालनी पड़ती है, यहाँ पे जीरो जहां पे आएंगे वहां पे चार लाइंस निकाल रहे हो, दैट फोर लाइंस इफ इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स। अब आप बोलोगे सर नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, या फिर साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे वर्ड यूज किया है साइज ऑफ मैट्रिक्स। साइज ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिसोर्सेज और नंबर ऑफ जॉब्स। और नंबर ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है, चार है, नंबर ऑफ जॉब यहाँ पे लाइंस अगर चार है, दोनों सेम हो गए, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल होता है। ये हर स्टेप में एक एक करके बताने वाला हूँ डिटेल में जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो डू नॉट वरी, सिर्फ करना क्या है, थर्ड स्टेप में जहां जहां पे जीरो दिख रहे, रो मिनिमाइजेशन कॉलम मिनिमाइजेशन करने के बाद जहां जहां पे रोज दिख रहे, वहां पे हम क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे। बट वो लाइंस कैसे होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। तो आप बोलोगे सर 10-15 लाइन निकाल देता हूं मैं जीरो करके, नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा कैसे लाइन ड्रॉ करने के बाद कम से कम लाइंस में हमारे सारे जीरो कवर हो रहे हैं, और वो लाइंस एंड मैट्रिक्स की साइज अगर सेम आ गई तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है एंड हम फोर्थ स्टेप की तरफ जा सकते हैं। बट अगर वो सेम नहीं आए तो हमें फिर से ये एक बीच में प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करना पड़ेगा। बट वो अभी नहीं बता रहा हूं मैं, अभी के लिए ऐसा समझो कि नंबर ऑफ लाइंस एंड साइज ऑफ मैट्रिक्स सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं मतलब सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है। वी कैन गो फॉर फोर्थ स्टेप। ये स्टेप 4 है हमारे पास। एंड स्टेप 4 क्या है, डूइंग असाइनमेंट एंड गेटिंग ऑप्टिमम शेड्यूल एंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ये भी स्टेप आपको एग्जांपल के टाइम पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब चार स्टेप्स कौन से याद रखो, ये बेसिक चीज है, इसमें मॉडिफिकेशन कैसे होंगे वो आपको बता दो। बेसिक स्टेप क्या है, रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन, चेक फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड डूइंग असाइनमेंट। ये चार स्टेप्स आपके फिक्स है। अब उसमें चेंजेस क्या होंगे, अगर वो ऑप्टिमल नहीं आया, थर्ड स्टेप में ऑप्टिमल नहीं आया तो क्या करना पड़ता है, देखो, इफ नॉट अदरवाइज फाइंड चेंज। अगर वो सेम नहीं आया मतलब ऑप्टिमल नहीं आया तो हमें चेंज फाइंड करना पड़ता है। अब चेंज क्या होता है, मिनिमम ओपन वैल्यू। अब वो मिनिमम ओपन वैल्यू कैसे निकालते हैं वो क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। वो मिनिमम ओपन वैल्यू निकालने के बाद फिर से आप क्या करते हो, फोर्थ स्टेप करते हो। मतलब ये एक एडवांस उसमें हो गया। चार स्टेप्स हमेशा फिक्स है, कृष्णा एंड मंदार, चार स्टेप्स एकदम फिक्स है। रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन, ऑप्टिमल के लिए टेस्ट करो एंड डूइंग असाइनमेंट। उसमें मॉडिफिकेशन क्या होंगे, अलग अलग टाइप से, जैसे कि यहाँ पे देखो स्पेशल केसेस। अब एक केस है अनबैलेंस्ड असाइनमेंट, मैंने बोला आपको बैलेंस्ड होगा तो ये चार स्टेप्स है। अगर अनबैलेंस्ड होगा, अनबैलेंस्ड मतलब क्या, इफ यू आर हैविंग 5 वर्कर्स एंड 6 मशीन्स, ये अनबैलेंस्ड हो गया, वर्कर्स एंड मशीन्स मैच नहीं हो रहे, तो उस टाइम पे आपको क्या करना, कौन कम पड़ रहा है, वर्कर। तो आपको एक डमी वर्कर वहां पे एज्यूम करना पड़ता है। डमी मतलब क्या, फेक, झूठा, इमेजिनरी, इमेजिनरी वर्कर आपको वहां पे एज्यूम करना पड़ेगा एंड उसको कंसिडर करके इस मेथड से सॉल्व करना है। यही रो कॉलम टेस्ट फॉर ऑप्टिमल एंड डूइंग असाइनमेंट, वही मेथड। मैक्सिमाइजेशन का अगर प्रॉब्लम होगा तो मैक्सिमाइजेशन के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है, सिर्फ मिनिमाइजेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइजेशन को
मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन बाय फाइंडिंग रिग्रेट मैट्रिक्स। अब ये रिग्रेट मैट्रिक्स जो होता है वो क्वेश्चन के टाइम पे देखेंगे। मैंने आपको यहाँ पे बताया क्या होता है रिग्रेट मैट्रिक्स। होता है जो हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट होता है उसमें वो सारे बाकी के उसमें से सारे बाकी के प्रॉफिट माइनस करके जो मैट्रिक्स मिलेगा वो। बट अभी वो कैसे फाइंड करते हैं उसके पीछे मत भागो। नाउ आई एम फोकसिंग ऑन रो, ये बेसिक मेथड, रो कॉलम टेस्ट फॉर ऑप्टिमल एंड डूइंग असाइनमेंट, इस पे मैं फोकस कर रहा हूँ। ये मुझे अभी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला ये अलग अलग टाइप से। पहला वाला अनबैलेंस था, उसके लिए कैसे सॉल्व करके वो बताया। सेकंड वाला मैक्सिमाइजेशन का था, वो कैसे सॉल्व करते वो भी बताया। नेक्स्ट वाला रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट वाला, मतलब रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट मतलब क्या, ये मेरे पास कॉम्बिनेशन है। बट मैं बोलूंगा कि पहला वर्कर जो है वो सेकंड फिफ्थ मशीन पे बिल्कुल काम नहीं कर पाता, उसको आता ही नहीं है। मतलब W1 को हम M5 पे नहीं लेके जा सकते। मतलब फर्स्ट वर्कर को रेस्ट्रिक्शन है फिफ्थ मशीन पे जाने के लिए। तो दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट। तो उनमें आपको वो कॉम्बिनेशन नहीं लेना होता है, मतलब वो कैंसिल करते, वो अलग प्रॉब्लम। और एक है अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब अगर समझो हमने इसको सॉल्व करके एक सॉल्यूशन मिल गया बट देयर इज वन मोर कॉम्बिनेशन। मतलब मैंने बोला देखो यहाँ पे वर्कर 1 M2 पे जाएगा, वर्कर 2 M1 पे जाएगा, यहाँ पे ऐसे एक कॉम्बिनेशन। और एक कॉम्बिनेशन भी हम निकाल सकते हैं, उसको कहा जाता है अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब एक से ज्यादा उसके सॉल्यूशन होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन द थियरी व्हिच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन? थियरी आई एम सेइंग कि हाँ थोड़े बहुत ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ, पहली बार टॉपिक देख रहे हो, आधा पॉइंट तो सर के ऊपर से जाएगा। बट जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सिर्फ क्या याद रखो, पहली स्टेप रो मिनिमाइजेशन, सेकंड स्टेप कॉलम, थर्ड स्टेप ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेक करो एंड फोर्थ स्टेप डूइंग असाइनमेंट। पहले क्वेश्चन में अगर उतनी भी चीज आप लोगों ने याद रखी फिर भी मैं ऐसे समझूंगा कि थियरी आप लोगों को क्लियर हो गई है, क्योंकि ये हर किसी का एक एक प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करने ही पड़ने वाला है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। तो बोलो ओके। नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं, और ये बेसिक क्वेश्चन है जिसमें हमें 1 2, अब थर्ड में भी लेंथी कब होता है, जब ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो ये फाइंड करना पड़ता है। मतलब नंबर ऑफ लाइंस एंड साइज ऑफ मैट्रिक्स सेम नहीं आएंगे तो मुझे ये अगले वाले स्टेप में जाना पड़ेगा। अगर ये सेम आ गए तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है एंड यहाँ से हम डायरेक्ट फोर्थ स्टेप में जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसी पे है, रो मिनिमाइजेशन कॉलम मिनिमाइजेशन, उसके बाद ऑप्टिमल आता है आपका, मतलब नंबर ऑफ लाइंस एंड साइज ऑफ मैट्रिक्स सेम आता है तो इसके बाद आपको डायरेक्ट डूइंग असाइनमेंट्स में जाना पड़ता है, विच इज इजियर वन। आपको एक क्वेश्चन सामने दिया गया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जॉब्स दिए PQRS एंड मशीन है 1 2 3 4 जिन पे वो काम कर रहे हैं, बराबर है। जस्ट अ मिनट, ओके वो मशीन पे काम कर रहे हैं। पी जॉब फर्स्ट मशीन पे काम करने के लिए उसको 31 रुपीज लग रहे हैं, सेकंड मशीन पे अगर काम करोगे तो 25 रुपीज। मशीन मतलब प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया है यहाँ पे। थर्ड मशीन पे अगर पी जॉब लगाना है उसको 33 रुपीज लग रहे हैं, पी अगर फोर्थ मशीन पे लगोगे तो 29 रुपीज लग रहे हैं। तो ये आपको कॉस्ट दिया गया है क्यू मशीन के लिए, फर्स्ट मशीन क्यू जॉब के लिए फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन का फोर्थ मशीन का कॉस्ट दिया गया है। एंड आपको क्या बोला गया है, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। मिनिमाइज मतलब क्वेश्चन किसका है, मिनिमाइजेशन का, जिसकी हमारे पास स्टेप्स है। ये जो स्टेप्स हमने देखे वो मिनिमाइजेशन के थे, बराबर है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो ध्यान में रखो। यहाँ पे सबसे पहले ये पहला रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। इज इट क्लियर? अब सबसे पहले मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, किसको मिनिमाइजेशन करना है, कॉस्ट को। तो मैंने यहाँ पे वही लिख लिया, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट डेटा इज गिवन। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बोला था सबसे पहले आप चेक करते हो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है कि नहीं, उसके बाद क्या चेक करते हो, बैलेंस्ड है कि नहीं। बैलेंस्ड का मतलब क्या है, रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज सेम है कि नहीं। यहाँ पे रिसोर्सेज मतलब क्या, जॉब्स, PQRS अलग अलग जॉब है, अलग अलग प्रोडक्ट है जो बनाने हैं, वो कितने हैं 1 2 3 4, 4 जॉब्स है, मतलब 4 रिसोर्सेज है। अब वो जिस पे काम होने वाला है मशीन्स एक्टिविटीज वो कितने हैं 1 2 3 4, 4 मशीन्स है, 4 जॉब्स 4 मशीन्स, दोनों सेम है। मतलब ये वाला असाइनमेंट क्या है हमारा, बैलेंस्ड है। मैंने वही लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल्स टू 4 विच इज PQRS, number of machines is 4 which is 1 2 3 4, that means number of jobs equals to number of machines, hence the problem is balanced। ये पहली स्टेप तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है, पहली स्टेप नहीं एक्चुअली वो ये पहला पार्ट है, स्टेप तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये पहले पॉइंट तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है, एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। नो सर। इज इट क्लियर? ओके, नाउ बैलेंस चेक कर लिया, अब हम डायरेक्टली स्टेप्स वाइज, रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन। रो मिनिमाइजेशन क्या होता है, अब ठीक से ध्यान दो सब लोग। रो मिनिमाइजेशन, हाँ
रो मिनिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, रो देखो ये पहली रो है, ये सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो। मैं पहले रो की बात करता हूँ। फर्स्ट रो में जो मिनिमाइजेशन मिनिमम नंबर देखो कौन सा है, 31, 25, 33, 29। कौन सा मिनिमम नंबर है, विच इज द मिनिमम नंबर, 29। 25, राइट। सो ये 25 वाला मिनिमम नंबर जो है वो सब में से माइनस करो, ईच वैल्यू, रो वन के सारे वैल्यूज में से माइनस करो। मतलब 31 में से 25 माइनस करोगे, 31 में से 25 गए बचा 6, उसके बाद 25 में से 25 गए बचा 0, यहाँ पे 33 में से 25 गए बचा 8, यहाँ पे 29 है, 29 में से 25 गए बचा 4। ये स्टेप सबको समझ में आ गया। रो मिनिमाइजेशन मतलब क्या होता है, रो में जो कोई भी मिनिमम वैल्यू होगी वो सब में से माइनस करो, उसी रो की सब वैल्यूज में से। अब सेकंड रो के लिए देखो मिनिमम वैल्यू क्या है, 25, 24, 23, 21। 21 is the minimum value, right? तो we are going to subtract 21 from each of the values. 25 में से 21 गए बचा 4, 24 में से 21 गए बचा 3, 23 में से 21 गए, the 2 is remaining, and 21 minus 21 is 0. समझ में आ गई ये स्टेप सब लोगों को, how I have solved this? Everyone have understood हाँ this? सर। क्या है? यस हाँ। सर। अगले स्टेप में मिनिमम वैल्यू हमारे पास 19 है, तो सब में से माइनस करो, 19 माइनस 19 0, 21 माइनस 19 is 2, 23 minus 19 is 4, and 24 minus 19 is 5. Same for the fourth row, 38, 36, 34, 40. 34 is the minimum value. 38 minus 34, 4. 36 minus 34, 2. 34 minus 34, 0. And 40 minus 34 is 6. तो ये हमारे पास जो मिला अभी मुझे, that is nothing but the row minimization. रो मिनिमाइजेशन क्लियर है सब लोगों को? कुछ डाउट है रो मिनिमाइजेशन में? अगर होगा तो अभी पूछ लो। अंडरस्टूड सर। नो Okay, सर, fine. नो डाउट। इसके बाद जो है हमारे पास वो कॉलम मिनिमाइजेशन। बट कॉलम मिनिमाइजेशन के लिए आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको इधर का भी काम में आ सकता है, इधर का ही, इधर का भी नहीं, इधर का ही। दिस इज द ओनली ऑप्शन यू आर हैविंग। यू आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज कॉलम्स फ्रॉम दिस टेबल। ये टेबल में से कॉलम ऑप्टिमाइज करने। रो कैसे ऑप्टिमाइज किए था कौन बताएगा? हमने रो, अभी जो रो ऑप्टिमाइज किए हैं या मिनिमाइज किए, सॉरी मिनिमाइज किए, वो कैसे मिनिमाइज किए हमने? आपके वर्ड में बताओ कैसे मिनिमाइज किया हमने? त्या रो एक जे कमी व्हॅल्यू आहे त्याच्यातलंच घ्यायचं सबट्रॅक्ट करायला। सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करने का। एग्जैक्टली सबसे छोटी वैल्यू आप देखते हो उस रो की, एंड उसको हर उसी रो के हर वैल्यू में से माइनस करते हो। तो कॉलम का मिनिमाइजेशन मतलब क्या करोगे? उस कॉलम की सबसे छोटी वैल्यू देखोगे आप और उसको सारी वैल्यूज में से माइनस करोगे, दैट इज द ओनली थिंग। अब देखो ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहले कॉलम में मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 0। तो उस जीरो को सब में से माइनस करना। आप जीरो को माइनस करोगे तो वैल्यू सेम ही आएगी, तो सेम एज आएगी। इट इज आने वाला है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 6, 4, 0, 4। सेम फॉर सेकंड वन में भी मिनिमम वैल्यू 0 है तो सेम कॉलम आएगा। थर्ड कॉलम में भी देखो मिनिमम वैल्यू 0 है मतलब सेम कॉलम आएगा। फोर्थ कॉलम में भी मिनिमम वैल्यू 0 है तो ये सेम कॉलम आएगा। मतलब हमारा रो का टेबल एज इट इज यहाँ पे लिखना है, बिकॉज हर कॉलम की मिनिमम वैल्यू 0 है और 0 का माइनस करोगे तो फर्क वैसे भी पड़ता नहीं है। तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ 0, 3, 2, 2, 8, 2, 4, 0, 4, 0, 5, 6। समझ में आ गया सब लोगों को रो मिनिमाइजेशन एंड कॉलम मिनिमाइजेशन? हाँ सर, मतलब दोनों में छोटी वैल्यू ही देखनी है। दोनों में मिनिमम वैल्यू देखनी और माइनस करनी। अगर गलती से यहाँ पे 0 मिनिमम वैल्यू नहीं होती थी ना, समझो 1 होती थी, तो हम सब में से 1 माइनस करके यहाँ पे लिखते थे। अब ये जो आपको मिला है ना, इसमें रोज की भी मिनिमम वैल्यू है, कॉलम्स की भी मिनिमम वैल्यू है, बिकॉज उसमें से हमने सब माइनस माइनस करते करते यहाँ तक पहुंचे। तो दीज आर द मिनिमम वैल्यूज ऑफ PQRS विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मशीन। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, PQRS को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे मशीन पे लगने वाली ये मिनिमम कॉस्ट है, कम से कम लगने वाली इतनी कॉस्ट है। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है, प्लीज पे अटेंशन, लेट जस्ट अ मिनट। इसके बाद की स्टेप क्या होती है बताओ तो मुझे, हमने देखा था, किसी को याद है? 2 स्टेप्स के बाद अगली स्टेप क्या बोली थी मैंने? ऑप्टिमम सॉल्यूशन। एग्जैक्टली
ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या होता है? अब मैं देखो ये 2 स्टेप बता दिया, फिर से पीछे जा रहा हूँ। टेस्ट फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब कैसे टेस्ट करोगे? ड्राइंग द मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। अब हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। टू कवर ऑल द जीरोस, मतलब हमें कॉलम में यहाँ पे जो जीरोस दिख रहे हैं उनको कवर करने के लिए एक तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। दोनों नहीं ड्रॉ करेंगे, या दोनों में से कोई भी एक चलेगा, क्योंकि उससे हम ऑप्टिमल। अब देखो मुझे जीरो कवर करने यहाँ पे, मेरे पास और पेंसिल वो भी नहीं है। दोनों में से लेना कौन सा? देखो ना, अभी बता रहा ना मैं आपको, जिसमें कम से कम आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, दोनों में से क्या मिनिमम। मिनिमम। समझो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन की, मुझे 5 लाइंस लग गए कवर करने के लिए, और वर्टिकली सिर्फ 3 लाइंस लग रहे, तो मैं वर्टिकली लूंगा या हॉरिजॉन्टल वाले लूंगा? वर्टिकल। वर्टिकल। वर्टिकल, वर्टिकल मुझे 3 ही लाइंस लग रहे हैं, मिनिमम लाइंस फाइंड करने हैं मुझे। तर अगर यहाँ झिरोला पे कव्हर करायचं म्हणजे काय? कवर म्हणजे अशी लाईन काढायची. आता मी अच्छा. काढू नाही शकत कारण की सोल्युशन खराब होऊन जाईल. थांब, 6084 6084 पहिला कॉलम आहे ना, ही लाईन काढली मी कव्हर करण्यासाठी. एवढं बेसिक आहे ते. अच्छा, वो बिंगो जैसा। बिंगो, हाँ वो क्या, वो वैसा, हाँ. अब देखो मैं पहले हॉरिजॉन्टली चेक करता हूँ मुझे कितने लाइंस लग रहे हैं. हॉरिजॉन्टली अगर मैं इस जीरो को कवर करना है तो एक लाइन यहाँ पे निकालूंगा. देन इस जीरो को कवर करना है तो ये लाइन निकालूंगा. 2 जीरो कवर हो रहे हैं. देन 3 जीरो कवर हो रहे हैं, और यहाँ पे 4 जीरो. ये जीरो नहीं है, अच्छा ये, हाँ ये 6 है. यहाँ पे एक लाइन निकालूंगा, मतलब मैं 4 लाइंस निकाल रहा हूँ तो 4 जीरो कवर हो रहा है, बराबर है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल के लिए 4 हॉरिजॉन्टल लाइन, 4 जीरो कवर हो रहे हैं. नाउ आई विल चेक फॉर वर्टिकल. वर्टिकली अगर लाइन निकाली पहली लाइन तो एक जीरो कवर हो रहा है, दूसरी लाइन निकाली तो एक और जीरो कवर हो रहा है, तीसरी लाइन निकाली तो तीसरा जीरो, एंड फोर्थ लाइन निकल में 4 जीरो. मतलब 4 वर्टिकल लाइंस एंड 4 जीरोस आर कवरिंग. मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो या फिर वर्टिकल निकालो, 4 लाइंस आपको लग रहे हैं 4 जीरोस के लिए, मतलब दोनों सेम है, तो आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो. इफ यू वांट हॉरिजॉन्टल टेक हॉरिजॉन्टल, इफ यू वांट वर्टिकल यू कैन टेक वर्टिकल लाइंस. तो मैंने वर्टिकल देखा था इसके लिए. अभी देखो मैं, अरे कट हो जाएगा पता है क्यों? आप अंडरस्टैंड कर लो, रेड पेन भी नहीं है मेरे पास, पेंसिल भी नहीं है, बहुत गरीबी है मेरे पास. कैसे करें अभी? ये ब्लैक में है ना, ब्लू वाला पेन पड़ा है क्या? नाउ आई एम ड्राइंग इट. देखो आपको अंडरस्टैंड, ये देखो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर के ऊपर निकाल ली है, ठीक है, एकदम फेंट में निकाली, मतलब वो वैल्यूज भी आपको क्लियरली दिखने चाहिए. अब मैंने कितने लाइंस निकाले बताओ तो? हाउ मेनी लाइंस आई हैव ड्रॉन? 1 2 3 4. दैट मींस नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं मेरे पास? 4. स्टेप 3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चेक, चेक नहीं, टेस्ट फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ठीक है. सो नंबर ऑफ लाइंस, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस आर देयर? 4. ओके. हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों में से कोई भी हो सकता है. अब मैंने बोला आपको कि लाइंस निकलने का आपको चेक क्या करना, नंबर ऑफ लाइंस एंड साइज ऑफ मैट्रिक्स सेम है कि नहीं. साइज ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? एक तो जॉब्स या फिर मशीन्स, मतलब एक तो रिसोर्सेज या फिर एक्टिविटीज, बिकॉज दोनों सेम है. बैलेंस्ड इक्वेशन है ना, तो दोनों सेम है. नंबर ऑफ रिसोर्स लो या नंबर ऑफ एक्टिविटीज लो, दोनों में से कोई भी लो. तो कितने अपने पास नंबर ऑफ जॉब्स या नंबर ऑफ मशीन? 4 ही है. दैट मीन साइज ऑफ मैट्रिक्स भी हमारी क्या होगी? साइज ऑफ मैट्रिक्स वो भी क्या होने वाली? 4. मतलब नंबर ऑफ लाइंस एंड साइज ऑफ मैट्रिक्स दोनों क्या है मेरे? सेम है. तो मैं वो लिख रहा हूं पे, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू साइज ऑफ मैट्रिक्स, हेंस द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल. अगर ये सेम नहीं आता था, ये दोनों सेम नहीं आते थे, तो मेरे पास अगली स्टेप थी कि मुझे चेंज फाइंड करना है. वो चेंज फाइंड करने के बाद फिर से सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ लाइंस एंड साइज ऑफ मैट्रिक्स सेम आते, एंड उसके बाद आप फिर से कहां पे जाते हो? 4th स्टेप में. बट यहाँ पे हमारा बाय डिफॉल्ट यही आ गया है, तो हम डायरेक्टली 4th स्टेप में जा सकते हैं अभी. अब 4th स्टेप जो होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, डूइंग एन असाइनमेंट. स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 3 है. अब स्टेप 4 क्या होता है? स्टेप 4 डूइंग असाइनमेंट या गिविंग असाइनमेंट. अब देखो वो क्या होता है एग्जैक्टली, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ जो ये ऑप्टिमाइज किया हुआ कॉलम है ना वो एज इट इज वहां पे लिखना होता है. ठीक है. ये जो मैंने कॉलम मिनिमाइजेशन में लिखा है ना, वो वहां पे मुझे एज इट इज लिखना है, वही लिख रहा हूं मैं अभी.
जॉब, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 जॉब से मेरे पास P Q R S, ये वैल्यूज क्या है मेरे पास 6084 6084 4320 4320 0245 एंड 4206। ये वैल्यूज अभी मैं इसकी तरह लाइन नहीं निकाल रहा, आपको यहाँ पे एक टेबल टाइप बनाना है उसको। अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां पे जीरो दिख रहा है, अब मैं जॉब वाइज जाऊंगा, क्योंकि जॉब कौन से मशीन पे देखना है, यहाँ पे मशीन कॉलम वाइज भी तो भी फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं रो वाइज जाता हूँ। जॉब पी कहाँ पे जीरो आ रहा है, सेकंड मशीन पे, मतलब पी जॉब अगर हम सेकंड मशीन पे लगाएंगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू हमें मिलने वाली है जीरो। पी जॉब अगर मैंने सेकंड मशीन पे लगाया तो मिनिमम वैल्यू जीरो मिल रही है, उसको बॉक्स बना के रखा। क्यू कहाँ पे जीरो दिख रहा है, देखो तो फोर्थ पे, मतलब क्यू जॉब अगर मैंने फोर्थ मशीन पे लगाया तो उसकी मुझे मिनिमम वैल्यू मिलती है जीरो। लेट्स जस्ट सी फॉर आर, जॉब आर, वो अगर फर्स्ट मशीन पे हमने जॉब लगाया है तो वी आर गेटिंग द मिनिमम वैल्यू एज जीरो। लेट्स चेक फॉर जॉब एस, अगर थर्ड मशीन पे लगाया तो हमें जीरो वैल्यू मिल रही, तो मैंने उनको बॉक्स बना के रखा। इसका मतलब समझ लो, पी जॉब सेकंड मशीन पे लगेगा, क्यू जॉब फोर्थ मशीन पे लगेगा, आर जॉब फर्स्ट मशीन पे लगेगा और एस जॉब जो है वो थर्ड मशीन पे लगेगा। अब वो भी चेक कर लो एक बार, रिपीट हो रहा है कि नहीं। हाँ एक और चीज है, हाँ वो बताना रहेगा मेरे से, वो एक स्टेप मैंने मिस आउट कर दिया है। पी इस पे लग रहा है सेकंड कॉलम पे, जीरो है ना, रो में चेक करने के बाद कॉलम में चेक करो कहीं पे जीरो है कि नहीं। अब वो क्यों, वो भी आपको बता दो। अगर समझो यहाँ पे जीरो आता था, यहाँ पे समझो टू की जगह पे जीरो है, मतलब एस बी टू के लिए जीरो बन जाएगा, यहाँ पे जीरो बनेगा, मतलब एस बी सेकंड मशीन पे लगाएंगे, मतलब पी बी सेकंड मशीन पे लगेगा और एस बी सेकंड मशीन पे, तो ये 1 to 1 नहीं होगा। हमें पहले ही मैंने बोला था 1 to 1 चाहिए। अगर पी सेकंड मशीन पे लग रहा है तो कोई और जॉब सेकंड मशीन पे नहीं लगेगा, बट यहाँ पे दोनों जॉब सेकंड पे लगेंगे अगर जीरो रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पी मैंने यहाँ पे जीरो दिखा है ना, रो वाइज, रो में चेक कर रहा हूँ जीरो है, तो मैं कॉलम में चेक करता हूँ कहीं पे जीरो है कि नहीं। अगर जीरो होगा तो उसको क्रॉस बना के रखूंगा, मतलब मुझे पता है एस को यहाँ पे जीरो मुझे लेना नहीं है, वो क्रॉस करके रखूंगा तो ये जीरो में कंसिडर करूंगा। वैसे प्रॉब्लम से आएंगे तो हम चेक करेंगे उस टाइम पे। अब क्यू के लिए मैंने चेक किया ये जीरो है, तो मैं फिर से वहीं पे चेक करूंगा कॉलम में कहीं पे जीरो है कि नहीं। समझो यहाँ पे भी जीरो है तो मैं यहाँ पे क्रॉस बना के रखूंगा उस जीरो को, क्यों, क्योंकि इस जीरो को कंसीडर करना है, तो आर भी फोर्थ मशीन पे लगेगा और क्यू भी जीरो मशीन पे लगेगा। समझ में आ गया जीरो का रिपीटेशन कैसे चेक करना है सब लोगों को, अंडरस्टूड दिस। चीजें Yes, बहुत sir. बारीक बारीक है, डिफिकल्ट नहीं है। हाँ मैं ये समझ सकता हूँ हाँ कि सर। बहुत सारी चीजें एट अ टाइम आपको ध्यान रखना पड़ रहा है, बट डिफिकल्ट नहीं है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस थिंग। तो यहाँ पे देखो पी को भी एक ही वैल्यू है सेकंड मशीन, क्यू को भी फोर्थ मशीन है, आर को फर्स्ट एंड एस को थर्ड मशीन है, मतलब रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो आई एम गोइंग टू राइट, अब ऑप्टिमल असाइनमेंट देनी मुझे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल एंड टोटल मिनिमम कॉस्ट। मतलब ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल मतलब कौन सा जॉब कौन से मशीन में लगने वाला है वो लिखना है, एंड आगे क्या लिखना है, टोटल मिनिमम कॉस्ट। सबसे पहले मुझे जॉब लिखना पड़ेगा, जॉब के बाद जो वो कौन से मशीन पे लगेगा वो लिखना पड़ेगा, एंड उसके बाद मुझे कॉस्ट भी लिखनी पड़ेगी रुपीज में। सबसे पहले जॉब्स लिख लेता हूँ, पी क्यू आर एस, ये जॉब्स है मेरे पास। अब पी जॉब कौन से मशीन पे लगेगा, सेकंड पे, तब जीरो वैल्यू आ रही, तो सेकंड मशीन। क्यू जॉब कौन से मशीन पे लगेगा, फोर्थ पे, तब जीरो वैल्यू आ रही, क्यू मशीन लगेगा फोर्थ, क्यू जॉब लगेगा फोर्थ मशीन पे, आर लगेगा फर्स्ट मशीन पे, एंड एस लगेगा थर्ड मशीन पे। अब उसकी कॉस्ट, अब बोलो मत जीरो जीरो कॉस्ट है, ये जीरो सब माइनस करने के बाद है। अब ओरिजिनल टेबल में जाओ, पी जॉब कहाँ पे लगाना है, सेकंड पे। पी जॉब का सेकंड मशीन पे कॉस्ट कितना है बताओ मुझे, जॉब पी का सेकंड मशीन पे कॉस्ट कितना है, 25. 25, तो वो कॉस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा 25। क्यू जॉब का फोर्थ मशीन पे, क्यू जॉब का फोर्थ मशीन पे कॉस्ट कितना है, 21. 21, तो आई एम राइटिंग 21। आर जो मशीन है, आर का, आर कौन से, फर्स्ट मशीन पे, आर मशीन का, आर का फर्स्ट मशीन पे कॉस्ट कितना है, 19, तो आई एम राइटिंग 19 ओवर हियर।
एंड अगर एस मशीन का थर्ड पे जॉब देखोगे दैट इज 34 हो जाएगा 34। अगर आप यहाँ पे ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा था P को 25 पे मिनिमम वैल्यू तो वो लेना है, Q को 21 पे मिनिमम वैल्यू वो लेना है, बट ये सिंपल वाला क्वेश्चन था। इसके लिए आप डायरेक्टली आप बोल सकते हो सर यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है P तो सेकंड पे ही कम वैल्यू है, P तो सेकंड पे आया, मतलब ये सॉल्व करने की क्या जरूरत है। या फिर यहाँ पे दिख रहा है Q तो 21 पे मिनिमम वैल्यू है तो यहाँ पे 21 ही आया फोर्थ वाला, तो क्या सॉल्व करने की जरूरत है। बट ये क्वेश्चन कौन सा वाला था जिसमें ना ये 0 0 रिपीट हो रहे थे, ना यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन पार्ट एक्स्ट्रा आया, ना ऑप्टिमल के टाइम पे आपको कुछ प्रॉब्लम आया। जब ऑप्टिमल के टाइम पे या फिर देखो यहाँ पे अगर ये 0 और ये 0 भी आ गया ना तो ये मिनिमम वैल्यूज होती है, मतलब यहाँ पे 24 और यहाँ पे 25 आ गया ना तो कंफ्यूजन आ जाता है कि P को कहाँ पे लगे और इसको कहाँ पे लगे। तो इसके लिए वो सब चीजें छोड़ दो, सिर्फ मेथड पे ध्यान दो एंड दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। ये आपने असाइनमेंट दे दिए कि जॉब P जो है वो मशीन 2 पे लगा, जॉब Q जो है वो मशीन 4th पे लगा, और जॉब R जो है वो मशीन 1 पे लगा, एंड जॉब कौन सा S जो है वो थर्ड मशीन पे लगा। तो आपको मिनिमम कॉस्ट आने वाली है। इज इट अंडरस्टूड बाय एवरीवन? सबको समझ में आ गया ये पार्ट? हाँ सर। ओके फाइन, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट। सर